जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं उन सबको एक क्रम श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। इसी क्रम श्रृंखला में आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है साइमन कमीशन 1928। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे रिलेटिव आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए बेटा, टॉपिक है साइमन कमीशन आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गारंटी लेता हूं बेटा कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखिए, साइमन कमीशन आयोग का गठन कब किया गया। साइमन कमीशन आयोग गठित कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। कब गठित हुआ? 8 नवंबर 1927। 1927 ये वो समय है जिस समय भारत में एक गांधी विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा और एक क्रांतिकारी विचारधारा काम कर रही थी। लेकिन ये दोनों अलग अलग स्तर पर काम कर रहे थे। एक हिंसा को मानने वाली थी, दूसरी हिंसा को नहीं मानने वाली थी। इस आयोग का गठन किया गया 8 नवंबर 1927 को। और कहाँ गठित किया गया? इंग्लैंड में गठित किया गया। जिस समय यह आयोग बना, इंग्लैंड में जिस समय यह आयोग बनाया गया उस समय वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि साइमन कमीशन का गठन कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को किया गया था। जिस समय ये पार्टी गठित हुई, जिस समय ये आयोग गठित हुआ था उस समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी थी? तो वहाँ पर पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी। नेक्स्ट आ जाओ, ये आयोग क्यों गठित किया गया था? एक प्रमुख कारण है कि ये आयोग क्यों गठित किया गया था। कारण क्या था? तो देखो बेटा, सन 1919 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्या था ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। क्योंकि इस जो ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, इसे देश शासन अधिनियम भी कहा जाता है। बेटा, इसमें ये बात कही गई थी कि हम 10 साल के बाद एक आयोग का गठन करेंगे। वो आयोग इस जो अधिनियम बनाया है, ये जो कानून बना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, उसकी समीक्षा करेगा कि ये आयोग आगे चलाया जाए कि इस आयोग को क्या कर दिया जाए, 10 साल के बाद बंद कर दिया जाए। यानी कि साइमन कमीशन जो था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन अधिनियम भारत में किस अधिनियम के तहत लाया गया? द्वैध शासन अधिनियम जो लाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। इसलिए इसे द्वैध शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। तो यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत उस अधिनियम में ये बात कही गई थी कि हम इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए, हम इस कानून की समीक्षा करने के लिए 10 साल के बाद एक आयोग का गठन करेंगे। वो आयोग इस कानून की क्या करेगा? समीक्षा करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उसकी रिपोर्ट पर अगर हमें कानून में कुछ परिवर्तन करना होगा तो परिवर्तन कर देंगे, और नहीं परिवर्तन करना होगा तो हम इस कानून को आगे इसी तरीके से क्या रखेंगे बेटा? लागू रखेंगे। तो नेक्स्ट देखो, इसी में नोट देखो, इंपॉर्टेंट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में इस बात का वर्णन किया गया था, एक कही गई थी बात कि हम 10 साल के बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक समिति का क्या करेंगे बेटा? गठन करेंगे। वो समिति इस आयोग यानी वो समिति क्या करेगी? वो समिति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पर अपनी क्या पेश करेगी? रिपोर्ट पेश करेगी। और आगे इस अधिनियम को किस प्रकार से रखना है ये वो आयोग ही क्या करेगा बेटा? तय करेगा। उसी बात के आधार पर 1927 में एक साइमन कमीशन आयोग का क्या किया गया था बेटा? गठन किया गया था। कौन सा आयोग गठित किया गया? साइमन कमीशन आयोग। नेक्स्ट देखो, साइमन कमीशन आयोग कितने सदस्य समिति थी? ये 7 सदस्य समिति थी। कभी भी आपसे इनके सदस्यों के नाम नहीं पूछे जाते, और सारे के सारे क्या थे बेटा? अंग्रेज थे। क्या थे? ये 7 सदस्य समिति थी और सारे के सारे सदस्य कौन से थे? अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन था? तो जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे।
और जॉन साइमन किस पार्टी से थे, तो लिबरल पार्टी से वो संबंध रखते थे। यानी कि साइमन कमीशन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो जॉन साइमन थे और वो लिबरल पार्टी से क्या रखते थे बेटा, संबंध रखते थे। उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी, जिस समय इंग्लैंड में साइमन कमीशन का गठन हुआ था उस समय किस पार्टी का वहाँ पर वर्चस्व था, वो कंजर्वेटिव पार्टी का था। तो कंजर्वेटिव पार्टी के 4 सदस्य थे, हाँ 4 सदस्य थे। उसके बाद दो सदस्य लेबर पार्टी के थे। एक सदस्य का नाम था सर क्लेमेंट इटली। इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि बाद में यही सर क्लेमेंट इटली बाद में भारत के क्या बनेंगे, बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे 1945 में, और 1947 में इन्हीं के शासन में क्या होगा, भारत की स्वतंत्रता होगी। तो एक याद रखना कि सर क्लेमेंट इटली या क्लीमेंट इटली ये वही व्यक्ति हैं जो बाद में 1945 में हुए आम चुनाव में, इंग्लैंड में हुए आम चुनाव में बाद में वहाँ के क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। और इन्होंने ही क्या किया था बेटा, इन्होंने ही भारत की आज़ादी के लिए क्या किया था, पहल की थी, और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से। तो ये किस पार्टी के थे सर, ये लेबर पार्टी के थे। नेक्स्ट आ जाइए। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन या श्वेत आयोग कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इसके सारे के सारे सदस्य क्या थे बेटे, अंग्रेज थे। इसके सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के सदस्य थे उन सदस्यों ने इसे क्या कहा था, श्वेत कमीशन या क्या कहा गया था, श्वेत आयोग कहा गया। 3 फरवरी 1928 को ये साइमन कमीशन भारत आया। इसके सारे सदस्य क्या आए बेटा, भारत आए। और कहाँ पहुँचे थे, बम्बई बंदरगाह पे पहुँचे, बम्बई बंदरगाह पे पहुँचे। जबकि भारतीयों ने जब ये बम्बई बंदरगाह पे पहुँचे तो भारतीयों ने इनका क्या किया बेटा, विरोध किया और काले झंडे दिखाकर साइमन गो बैक के नारे लगाए। अब ये ऐसा भारतीय क्यों कर रहे थे, यानी जो भारत के जो नेता थे या भारत की जनता थी उस समय, वो ऐसा क्यों कर रही थी। एक उसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि साइमन कमीशन आयोग में किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था, किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आयोग भारत के द्वैध शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आ रहा था और उसमें किसी भी भारतीय को नहीं सम्मिलित किया गया था। इसलिए भारत की जनता और भारत के जो नेता थे उस समय, जो बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, वो इसका क्या कर रही थी बेटा, विरोध कर रही थी। इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत के लिए आपने कोई कानून बनाया और भारत की जनता का किसी भी व्यक्ति को आपने उस आयोग में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वो अपनी बातों को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे प्रदर्शित करेगा, कैसे बताएगा कि जो 1919 का देश शासन अधिनियम बनाया गया था या मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बना था, वो सही है कि गलत है। यानी कि इस बात पर इसका क्या हो रहा था, मुख्य रूप से क्या हो रहा था, बहिष्कार हुआ था कि साइमन कमीशन का भारत की जनता ने या भारत के नेताओं ने क्यों विरोध किया था या कांग्रेस ने क्यों विरोध किया था। उसका एक प्रमुख कारण यह था कि इस आयोग में किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। फिर प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया और उस लाठीचार्ज में प्रदर्शनकारी क्या हुए, घायल हुए। यानी बंबई में जब ये 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, साइमन कमीशन पहुंचा, ये आयोग पहुंचा बंबई बंदरगाह पर, तो इसका भारत की जनता ने क्या किया बेटा, विरोध किया, काले झंडे दिखाए, साइमन गो बैक के नारे लगाए। तब प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए अंग्रेजी सैनिकों ने उन पर लाठी चार्ज किया। उस लाठी चार्ज में बेटा क्या हुए, बहुत सारे प्रदर्शनकारी क्या हुए बेटा, घायल हुए। बंबई से यह आयोग दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के बाद यह आयोग कहां गया बेटा, लाहौर चला गया। लाहौर क्यों, क्योंकि लाहौर उस समय भारत का एक मुख्य केंद्र भी माना जाता था बेटा। साइमन कमीशन का विरोध, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध, यहां पर साइमन कमीशन का विरोध HSRA और हिंदू और नौजवान सभा, मैंने बताया था कि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और नौजवान सभा के सदस्यों ने लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का लाहौर में क्या किया बेटा, विरोध किया मिलकर। क्योंकि लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि हमें हिंसा नहीं करनी, हमें शांतिपूर्वक क्या करना है, हमें शांतिपूर्वक साइमन कमीशन का विरोध करना है, बहिष्कार करना है पूर्ण रूप से।
जिसमें नौजवान सभा के सदस्यों ने, खासकर भगत सिंह ने इनको ये विश्वास दिलाया था लाला लाजपत राय जी को कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी हिंसात्मक घटना को अंजाम नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने खूब क्या किया बेटा, साइमन कमीशन का क्या हुआ, लाहौर में विरोध किया। जब विरोध हो रहा था वहां पर, तो जेपी सैंडर्स नाम का एक क्या था, एक अधिकारी था, एक सहायक पुलिस अधीक्षक था, और उसने क्या किया, उसने लाठी चार्ज करवा दी बेटा, उसने लाठी चार्ज कर दी। लाठी चार्ज में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय जी के सिर पर गंभीर रूप से क्या आ गई बेटा, चोट आ गई। यानी लाला लाजपत राय जी के सिर पर इतनी लाठियां पड़ी कि वो गंभीर रूप से क्या हो गए बेटा, घायल हो गए। और घायल होने की अवस्था में 17 नवंबर 1928 को लाला जी की क्या हो गई बेटा, देहांत हो गया। क्या हो गया बेटा, देहांत हो गया। जब ये साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचा तो लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत सागर जी ने क्या किया, वहां पर इसका विरोध किया। गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस भारतीय नेता की मृत्यु हुई थी, या किस भारतीय नेता की क्या हो गई थी, देहांत हो गया। तो बेटा किसका हुआ था, तो ये बेटा हुआ था किसका, लाला लाजपत राय जी का। कहां हुआ था, लाहौर में। क्या हुआ था बेटा, लाहौर में क्या हुआ था, इसका खूब विरोध हुआ था। किसके नेतृत्व में किया गया था, लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में। तो ये साइमन कमीशन जब लखनऊ पहुंचा लाहौर के बाद, तो वहां पर किसने इसका विरोध किया, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया। तो आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि बताओ, लाहौर में किसने इसका नेतृत्व किया था, या लखनऊ में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। अब एक क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन कुल कितनी बार भारत आया। तो साइमन कमीशन बेटा कुल भारत 2 बार आया। एक बार आया था 3 फरवरी 1928 से ये मार्च 1928 तक रहा। 3 फरवरी 1928 को ये बंबई बंदरगाह पे पहुंचा था और मार्च 1928 तक ये रहा। उसके बाद ये भारत से चला गया। 1928 में अंत में आया, आई थिंक नवंबर में आया, और उसके बाद अप्रैल 1929 तक ये रहा। यानी कुल मिलाकर साइमन कमीशन के जो सदस्य थे ये भारत में 2 बार आए। फरवरी 1928 से मार्च 1928 तक रहा। उसके बाद 1928 नवंबर या अक्टूबर में आया था, ये अक्टूबर नवंबर में 1928 में आया, और ये अप्रैल 1929 तक बेटा रहा। साइमन कमीशन ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 27 मई 1930 को क्या करी बेटा, पेश की। यानी साइमन कमीशन ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 27 मई 1930 को पेश की। इन्होंने रिपोर्ट में कहा, अब रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें थी, इनसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ध्यानपूर्वक सोचिए, सुनिएगा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में संघीय शासन को लागू किया जाएगा। इन्होंने कहा भारत में संघीय शासन को लागू किया जाएगा। दूसरा, प्रांतों में जो प्रांत थे उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे भारत में, यानी 11 राज्य हुआ करते थे। इन्होंने कहा प्रांतों में देसी रियासतों को शामिल किया जाएगा। यानी अब प्रांत जो होंगे उनमें देसी रियासतों को भी क्या किया जाएगा बेटा, शामिल किया जाएगा। तीसरा, इनने महत्वपूर्ण दिया कि भारतीयों में जो मतदाताओं की संख्या है, भारतीयों में जो मतदाताओं की संख्या है उन्हें हम 3% से बढ़ाकर 10% कर देंगे। इसका मतलब जो राजा महाराजा या बड़े लोग हुआ करते थे जिन्हें केवल वोट देने का अधिकार था, उनमें मतदाताओं की संख्या 3% से बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, 10% कर दी जाएगी। सांप्रदायिक निर्वाचन किए जाएंगे। इन्होंने कहा सांप्रदायिक निर्वाचन होंगे, यानी जाति के आधार पर लोगों को बांटा जाएगा और उनके क्या करे जाएंगे, उनके सांप्रदायिक निर्वाचन या क्या बना दिया जाएगा, उनका संगठन बना दिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये था, इस आयोग का मतलब ये था कि मुस्लिमों को पहले ही से अलग कर दिया था, सिखों को इसने अलग कर दिया था, तो इसने कहा था कि SC ST जो दलित वर्ग है उनको भी क्या करेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन देंगे। नेक्स्ट, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट रखा 5वां कि केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव, जो केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, कि केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में कराया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। इन्होंने कहा सिंध को भारत से अलग किया जाएगा।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंध को भारत से क्या कर दिया जाएगा बेटा, अलग कर दिया जाएगा। बर्मा जिसे म्यांमार कहा जाता है आज, कि बर्मा को भारत से क्या कर दिया जाएगा बेटा, अलग कर दिया जाएगा। और इन्होंने कहा एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि हम गोलमेज सम्मेलनों का क्या करेंगे बेटा, आयोजन करेंगे। अब गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन से क्या मतलब था, इन्होंने कहा कि हम एक गोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसमें किसी को भी अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, सभी व्यक्तियों को अपनी बात कहने का अधिकार होगा, उसमें सभी आपस में बैठकर बातचीत करेंगे और भारत के विकास के मुद्दे पर क्या करी जाएगी बेटा, बात की जाएगी। नेक्स्ट देखो, भारत में साइमन कमीशन की रिपोर्ट का विरोध हुआ, यानी कांग्रेस और अन्य दलों ने साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं किया। कुछ एकाध दल थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा ऐसा दल था या कौन से भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने साइमन कमीशन की रिपोर्ट का विरोध नहीं किया था या जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उनका नाम और बताऊंगा कि वो व्यक्ति कौन थे। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि किस व्यक्ति ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था या उसकी रिपोर्ट का विरोध नहीं किया था। तो भारत में कुल मिलाकर अधिकांश लोगों ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट का क्या किया बेटा, अर्थात साइमन कमीशन की रिपोर्ट का भारत में खूब क्या हुआ बेटा, विरोध हुआ। यानी भारत में जो बड़े दल थे जिसमें कांग्रेस एक बड़ा दल आता था और भारत की जनता ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट का क्या किया बेटा, विरोध किया। इनका कहना था, खासकर कांग्रेस का कहना था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारत को कमजोर कर देगी। इस तरीके के उसने बिंदु रखे हैं जिसमें क्या हो जाएगी, जो मुख्य बिंदु था, जो सांप्रदायिकता के ऊपर जो निर्वाचन वाला था, इस बिंदु को लेकर बहुत सारी क्या हुई थी बेटा, बातें उठी थी कि ये भारत को क्या कर देगा बेटा, कमजोर कर देगा, भारत को बांटने का काम करेगा। कौन सा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। अब क्या हुआ, जब भारत की जनता ने बेटा साइमन कमीशन की रिपोर्ट का क्या किया बेटा, विरोध किया, खूब विरोध किया। भारतीय जनता ने जितना हो सकता था उतना इसका विरोध किया। दूसरी ओर कांग्रेस के सदस्य भी क्या कर रहे थे बेटा, इसका विरोध कर रहे थे। तब उस दौरान जो उस समय भारत सचिव था जिसका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दे दी कि अरे ऐसा है कि तुम ही अपनी रिपोर्ट बना लो और सर्वसम्मति से अगर तुम रिपोर्ट को पास कर दोगे, अपने आप ही सभी दल, जितने भी तुम भारत में दल हो, सर्वसम्मति से उस रिपोर्ट को पास कर दिया तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, तो मैं उस रिपोर्ट को ही क्या बना दूंगा, आपका कानून बना दूंगा। कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जब पेश की गई थी उस दौरान भारत सचिव जो थे लॉर्ड बर्किनहेड था। लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दे दी कि तुम सिर्फ विरोध करना जानते हो, अपने आप तुम पर कुछ किया नहीं जाता, ठीक है, तुम अपने आप एक कानून को बनाओ, मैं उस कानून को भारत में क्या करवा दूंगा बेटा, लागू कर दूंगा, अगर वो कानून सर्वसम्मति से तुम लोग क्या कर लो बेटा, पास कर लो। यानी कि जो लॉर्ड बर्किनहेड था, इसको पता था कि सर्वसम्मति से तो ये किसी भी बिल को पास या कानून को पास नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पर भारत उस समय सांप्रदायिकता के रूप में क्या हुआ था बेटा, बटा हुआ था, जैसा आज है। नेक्स्ट देखो, यदि वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं, ये लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा भारतीय जनता से कि अगर साइमन कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं तो सर्वसम्मति से वे अपना संविधान बना लें और अंग्रेज उस संविधान पर क्या करेगा बेटा, विचार करेगा। अगर अंग्रेजों को लगता है कि वो संविधान या कानून सही है तो उसे भारत में क्या कर देगा, लागू कर देगा। यानी कि इसने एक शब्द रख दिया कि सर्वसम्मति से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पास कराना होगा। कुल मिलाकर भारतीयों ने, यानी कांग्रेस के जो नेता थे या अन्य दलों के छोटे मोटे जो दल थे उनके जो नेता थे, उन्होंने इस चुनौती को क्या कर लिया बेटा, स्वीकार कर लिया। लॉर्ड बर्किनहेड के द्वारा दी गई चुनौती क्या कर ली गई बेटा, स्वीकार कर ली गई। स्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया जिसका अध्यक्ष से बनाया मोतीलाल नेहरू जी को बनाया। बाद में इन्हीं मोतीलाल नेहरू जी ने भारत के लिए एक क्या बनाया, संविधान बनाया। उसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, संविधान का पूर्वगामी रिपोर्ट कहा जाता है, संविधान का पूर्वगामी कहा जाता है। तो बेटा इस प्रकार की घटना जो थी, ये पूरी घटना किससे जुड़ी हुई थी, ये पूरी घटना साइमन कमीशन से जुड़ी हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक ध्यानपूर्वक समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर दिया करिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, इससे मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा कम होता है और मुझे वीडियो बनाने में भी मज़ा नहीं आता। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपका एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है।
प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर दिया करिए। अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए, शिक्षा को पहुंचाइए। अगर आपका एक शेयर अगर किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षा पहुंचा देता है या शिक्षा देने में, ग्रहण कराने में हेल्प करता है, जो शिक्षा के अभाव में, क्या है बेटा, शिक्षा के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दिया करिए। अपनी फेसबुक आईडी पर, अपने किसी भी सोशल मीडिया से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बेटा, शेयर किया कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में